तो कॉस्टिंग की क्लास में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले क्लास में क्या देखा था कि सबसे पहले हमने शुरुआत की कि कॉस्टिंग की जरूरत क्यों। उसके बाद हमने सोचा देखा कि सिलेबस वगैरह क्या है, और कंसेप्ट में हमने देखा था कि कॉस्ट क्या है। तो यह कॉस्ट क्या है? तो कॉस्ट है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अ प्रोडक्ट और एक्टिविटी। जिस भी चीज के लिए खर्चा इनकर होता है उस खर्चे को ही क्या कहते हैं? आसान सी बात, कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कॉस्टिंग देखा कि प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग द कॉस्ट, यानी कॉस्ट ढूंढने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे? कॉस्टिंग कहेंगे। उसके बाद जो चीजें हम अकाउंटिंग करते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग हम कॉस्ट की भी करेंगे, तो वो होगी कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, फिर अलोकेशन, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट भी हमने देखा था। उसके बाद कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, जितनी कॉस्ट है उतनी लगनी चाहिए, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट वो देखा। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या हुई? तो कॉस्ट अकाउंटिंग करने के बाद मैनेजमेंट को भी उसका यूज होना चाहिए। तो मैनेजमेंट को यूज होने के लिए रिपोर्ट प्रिपेयर करना और समरी बनाकर देना, वो कहाँ आएगा? तो कॉस्ट अकाउंटेंसी में आएगा। ठीक है, ये भी हमने देखा। उसके बाद वही चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, वही चीजें हमने पढ़ी थी। देखिए, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, ये पढ़ लिया था। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट हमारा हो चुका था। डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट मैंने बोला एक कॉन्सेप्ट भी याद रख लो, ये भी आसान है। देखिए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, वो भी आसान है, ये डेफिनेशन हो गई। अब आज हम कॉस्टिंग देखेंगे। तो कॉस्टिंग क्या है? मैंने पहले ही बताया कि प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट। ठीक है, यानी कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि पीएनएल में तो कॉस्ट दी हुई है ना, बट वो कहाँ से आएगी? तो जब ढूंढेंगे तभी तो वहां आएगी ना। ये प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग द कॉस्ट, उसमें अब कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो देखिए कि कॉस्ट हम ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे? तो अगर कार मैन्युफैक्चर करनी होगी तो कार मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले उसका दरवाजा बनाना, ये दरवाजा बनाकर फिर टायर्स बनाना, ये जो बनाने की चीजें है ना, पार्ट्स बनाना, तो ये एक अलग डिपार्टमेंट है समझो। उसके बाद सबसे पहले डिजाइन बनाना, ये भी एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, पहले डिजाइन बनाएंगे, फिर पार्ट्स बनाएंगे, फिर तीसरा डिपार्टमेंट है उन्हें असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद जो कार बनेगी उसकी टेस्ट रन करेंगे, यानी चल रही है या नहीं बराबर, वो देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट, तो उन डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट को ढूंढना कहाँ आएगा? तो कॉस्टिंग में आएगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट ढूंढना या फिर प्रोसेस वाइज कॉस्ट ढूंढना। ठीक है, जैसे बासुंदी बनाने के लिए हमने कल देखा था कि एक प्रोसेस है भाई, बासुंदी बनाने के लिए प्रोसेस होगी, तो उस एक एक प्रोसेस वाइज कॉस्ट जो है वो हम ढूंढेंगे, तो वो भी कॉस्टिंग में आएगी। यानी कॉस्ट ढूंढना, फिर वो डिपार्टमेंट वाइज ढूंढो, फिर वो प्रोसेस वाइज ढूंढो, या फिर जॉब वाइज ढूंढो। ठीक है, जॉब वाइज मतलब वही एक एक काम। जैसे कि अगर बैग मैन्युफैक्चर करनी होगी तो आपको पता है प्लास्टिक के जो है ना पहले बॉल्स आते हैं छोटे छोटे, और वो बॉल्स को मेल्ट करके जो प्लास्टिक का डाई है उसमें डाला जाता है, और वो डाई फिर दो पार्ट बनती है, बैग बनती है। ठीक है, बॉल्स होंगे तो बॉल्स को मेल्ट करना, मेल्ट करने के बाद डाइज में डालना, और डाइज में डालने के बाद जो बनेगी वो होगी आपकी बैग बनेगी। ठीक है, तो ये एक एक जॉब है उसमें, कि मेल्ट करना ये भी एक जॉब है, उसको डाई में डालना ये भी एक जॉब है, तो अलग अलग जॉब ऐसी कॉस्ट बोलना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, आप पढ़ भी सकते हो। अब कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये भी हमने देखा था कि अकाउंटिंग करना कॉस्ट, ये कॉस्ट अकाउंटिंग, और उसे मैनेजमेंट के यूज में वो आनी चाहिए, ये कॉस्ट अकाउंटेंसी है, यानी कि रिपोर्ट बनाना, समरी बनाना। तो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है वो देखेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? तो क्लासिफाई करना कौन सी कॉस्ट है, यानी कि मटेरियल है या लेबर है, लेबर में भी स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, थोड़ा थोड़ा स्किल्ड है, थोड़ा अनस्किल्ड है, यानी सेमी स्किल्ड है। ठीक है, ऐसा वो क्लासिफाई करेंगे।
रिकॉर्ड करेंगे उसे, ठीक है, अकाउंट करेंगे, ऐसा करके कॉस्ट हम डिटरमाइन करेंगे। तो ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी क्या कि एक्सपेंस को अलोकेट करेंगे, मटेरियल में कितना, लेबर में कितना, फिर फैक्ट्री के ओवरहेड यानी अदर खर्चे जो है फैक्ट्री के उधर कितना, तो भैया ये करेंगे, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे। और ऐसा करके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा सा अकाउंटिंग करेंगे। अभी रिपोर्ट्स नहीं बनाए हमने, ठीक है, रिपोर्ट बनाना कहाँ है, कॉस्ट अकाउंटेंसी में है, और ये क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अब इसमें भी दो डेफिनेशन है, देखिए इसमें दो डेफिनेशन कौन से, तो वही है कि असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट यानी कॉस्ट ढूंढना, ठीक है, मेन कीवर्ड याद रखिए, कीवर्ड याद आएगी तो पूरी चीज याद आ जाएगी, ठीक है, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पर कैसे असर्टन करेंगे, ठीक है, पहली चीज तो हमें पता चली असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट यानी कॉस्ट ढूंढना है। अब ढूंढेंगे कैसे भाई, तो अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को यूज करके, क्योंकि क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसमें कॉस्टिंग के भी प्रिंसिपल हम यूज करेंगे और अकाउंटिंग के भी प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो दोनों के प्रिंसिपल यूज करके हम क्या करेंगे, कॉस्ट को ढूंढेंगे, ठीक है, और वरायंस को एनालाइज करेंगे। अब ये वरायंस क्या है, देखिए 4 घंटे में एक काम होना चाहिए था, कितने घंटे में, 4 घंटे में, ठीक है, हुआ कितने घंटे में, हुआ 6 घंटे में, ठीक है। तो 4 - 6 कितना हुआ, तो 2 घंटे। तो 2 घंटे क्या है, वरायंस, जितना लगना चाहिए था और जितना लगा है का जो डिफरेंस है वो है वरायंस, ठीक है। तो ये वरायंस हम असर्टन करेंगे ना, ढूंढेंगे कि वरायंस क्या है भाई, उसका एनालिसिस करेंगे। बट बेसिक क्या करेंगे, तो कॉस्ट ढूंढेंगे यानी असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे, अकाउंटिंग और कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करके, ठीक है। अब एक दूसरी डेफिनेशन भी है कि process of accounting for costs from which expenditure is incurred or committed and the establishment of relationship with cost center and cost unit, यानी कॉस्ट की अकाउंटिंग करना, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट, ये तो हमें समझा। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, वर्ड को ही उल्टा करेंगे, अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट, ठीक है, ये तो हमें समझा कैसे। तो फ्रॉम विच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड और कमिटेड, जो भी खर्चा हुआ है उसकी अकाउंटिंग करनी, और कैसे अकाउंटिंग करेंगे। अब कैसे अकाउंटिंग करेंगे, तो कॉस्ट यूनिट क्या है, सबसे पहले कॉस्ट यूनिट वाइज, यानी यूनिट यानी क्या, तो आप क्या करोगे, तो घी जब लेते हो तो किलो में लेते हो, ठीक है, शुद्ध देसी घी केजी में आता है, तो ये केजी क्या हुआ, यूनिट हुआ। बेंचेस जो है, बेंचेस क्या है, तो नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तो वैसे यूनिट क्या है भाई, यूनिट को क्या कहेंगे, कॉस्ट यूनिट, ठीक है। अब दूसरी चीज है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या है, तो जैसे मैंने कार मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल दिया कि एक डिपार्टमेंट है, वो डिजाइन करता है कि कार आखिर बनेगी कैसी हमारी, उसके बाद एक डिपार्टमेंट है जो पार्ट्स बनाता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है ना अलग अलग, उन्हें क्या कहेंगे, कॉस्ट सेंटर कहेंगे। तो डिपार्टमेंट्स यानी कि कॉस्ट सेंटर, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट अलोकेट होगी ना। अगर मैं कहूँ डिजाइन बनाना है, तो मैं जो भी डिजाइन बनाएंगे उन लोगों को मैं सैलरी दूंगा, ठीक है, और उस प्रोसेस में जो भी खर्चा आएगा वो मैं क्या करूंगा, उस डिपार्टमेंट को अलोकेट करूंगा, ठीक है, यानी कॉस्ट सेंटर यानी डिपार्टमेंट। और दूसरा मीनिंग उसका ये भी है कि मैं कॉस्ट कैसे अलोकेट करूंगा, तो मैं प्रोसेस वाइज भी कॉस्ट अलोकेट कर सकता हूँ। एक प्रोसेस हुई, उसके बाद दूसरी प्रोसेस, फिर तीसरी प्रोसेस, ऐसी हर प्रोसेस को मैं क्या करूंगा, कॉस्ट अलोकेट करूंगा। तो उस प्रोसेस को भी क्या कहेंगे, कॉस्ट सेंटर। में कॉस्ट सेंटर क्या हुआ, डिपार्टमेंट हुआ, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, डिपार्टमेंट या फिर प्रोसेस।
इसे कहेंगे कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट यूनिट भी समझा, यूनिट यानी केजी, नंबर, ठीक है, जो भी यूनिट है वो केजी, नंबर, ये भी यूनिट है। तो ऐसे हम उसे क्या कहेंगे, उसकी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। यानी सबसे पहले कॉस्टिंग की डेफिनेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट। तो अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट करेंगे यानी खर्चों की अकाउंटिंग करेंगे। और उसमें हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे, तो कॉस्ट सेंटर वाइज अकाउंटिंग करेंगे और कॉस्ट यूनिट वाइज भी करेंगे। कितने नंबर ऑफ बेंचेस मैंने मैन्युफैक्चर किए और बेंच मैन्युफैक्चर करने में डिपार्टमेंट वाइज मुझे कितना कितना खर्चा आया, ठीक है। अब एक चीज है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपके सब्जेक्ट में भी क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड मटेरियल अकाउंटिंग, ऐसा नाम है, ठीक है। तो इसमें हमें कॉस्ट के बारे में तो आप समझ चुका है। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, तो देखिए कॉस्टिंग तो हमें पता चल गई, ठीक है। पर आप इमेजिन कीजिए कि अब हमारा भी क्लास है, देखिए अब हमारे क्लास में भी आपको पता है एक ऐसा है ना, एक बंदा ऐसा है ना कि जो सारी चीजें मैनेज करता है। कौन सा क्लासरूम अवेलेबल कब होगा, कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर कब है, उसके बाद संडे को लेक्चर लेना है या नहीं लेना है, उसके बाद टाइमिंग क्या क्या है, कौन सी फैकल्टी कब लेक्चर लेगी, ये सारी चीजें जो है ना ये मैनेज करना पड़ता है। तो जैसे क्लासरूम में भी मैनेजमेंट है, वैसे ही एक बिजनेस में क्या है, बिजनेस को भी मैनेज करना पड़ता है। यानी सब चीजें बराबर से चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है, वो चीजें देखने का काम कौन करेगा, तो मैनेजमेंट करेगा। अब मैनेजमेंट के लिए भी क्या होता है कि डेटा बनाना जरूरी है। आपने अकाउंटिंग पढ़ा है, तो अकाउंटिंग में तो सारे लोगों के लिए डेटा बनता है, यानी फर्म के अंदर के लिए भी और शेयर होल्डर्स यानी बाहर के लोगों के लिए भी। बट मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है तो उनको कुछ स्पेशल डेटा लगेगा ना, तो उनके लिए स्पेशल अकाउंटिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे हमने अकाउंटिंग में बाहर के लोगों के लिए अकाउंटिंग की, ठीक है, बाहर के लोग यानी का जो फर्म में काम नहीं करते, यानी शेयर होल्डर्स हुए, बैंक हुए, उनके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। बट मैनेजमेंट के लिए अलग अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैनेजमेंट को क्या डिसीजन लेने हैं। तो देखिए एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना है या नहीं करना, उसके बाद एक प्रोडक्ट जो है वो कहाँ लॉन्च करना है, एक प्रोडक्ट बंद करना है क्या, तो ये जो डिसीजन है ना ये मैनेजमेंट के इंटरनल डिसीजन, ठीक है, तो वो डिसीजन मैनेजमेंट ले सकती है। तो उसके लिए जो अकाउंटिंग है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट क्या करेगी कि पॉलिसी बनाएगी, यानी एक प्रोडक्ट की कैसे प्राइस रखनी है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, यानी ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है या फिर डोर टू डोर जाके घर घर जाके मार्केटिंग करनी है, ये पॉलिसी बनाने का काम भी मैनेजमेंट करेगी। तो वो देखेगी ना कि कौन सी बेटर है, ठीक है, तो वो डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट क्या करेगी, जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेगी, ठीक है। और क्या करेगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके, तो ये पॉलिसी बनाएगी। और पॉलिसी जो है, अब मैंने बोला कि मार्केटिंग की एक पॉलिसी है, कैसे मार्केटिंग करेंगे, तो वो बराबर से अगर उन्होंने डिसाइड किया कि ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे, भी ऑनलाइन क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। अब ऑनलाइन मार्केटिंग करने में वो बराबर से ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है या नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट है जो भी मैन्युफैक्चर किया है, समझो क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, तो भैया ये जो लाइट्स है या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है समझो, तो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये मैन्युफैक्चर करने का बाद हम क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, जो भी है ऑनलाइन मार्केटिंग। तो वो बराबर से मार्केटिंग हुई है या नहीं, लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचा है या नहीं, वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे उसका एग्जीक्यूशन, ठीक है, वो बराबर से लोगों तक पहुंचा है या नहीं वो कंट्रोल करेंगे। और पहुंचने के बाद कितने लोगों ने खरीदा है, वो सारी चीजें जो देखने का काम है, यानी इफेक्टिवनेस, जो भी हमारी पॉलिसी है का जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट क्या आया, वो यानी इफेक्टिवनेस जो है वो देखी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे,
मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है भाई? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, उसको एग्जीक्यूशन जो है वो कंट्रोल करना और इफेक्टिवनेस देखना कि इफेक्ट कैसा हो, ये यानी क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो वही चीज देखिए क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेफर्स टू असिस्टिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की मदद करना। किसमें मदद करना? तो वही प्लानिंग करने में। और प्लान करने के बाद बैठे रहेंगे क्या? तो नहीं, उस प्लान को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। आप पढ़ाई में क्या करते हो, प्लान करते हो कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अब वो प्लान एग्जीक्यूट करेंगे यानी पढ़ाई भी करेंगे। तो मैनेजमेंट भी क्या करेंगे, तो एग्जीक्यूट करेगी। क्या करेगी एग्जीक्यूट? उसके बिजनेस ऑपरेशन को। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, तो असिस्ट करता है यानी हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प करता है मैनेजमेंट। और क्या करता है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट को करनी होती है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो बराबर है कि नहीं, या फिर कुछ चेंज करे। ठीक है, प्रोडक्ट कुछ चेंज करना है या नहीं। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ चुके हैं, तो मैनेजमेंट को डिसाइड करना है, एक टाटा मोटर्स है समझो, तो उन्हें डिसाइड करना है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में एंटर करना है कि नहीं। अब उस एंट्री करने के बाद क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस का जो डिस्कशन है वो कौन करेगी, तो मैनेजमेंट करेगी। अब मैनेजमेंट को करना है तो उसे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, और उस डिसीजन मेकिंग में मदद कौन करेगा, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेगी ना। अब आपको तो ये लग रहा होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेगी, ये तो समझा, बट सर कैसे करेगी? ठीक है, तो देखिए कि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है, ठीक है, ये थोड़ा डीप में जा रहा है बट जरूरी है। पीएनएल देखिए, पीएनएल जो है, इस पीएनएल में क्या है कि खर्चे आएंगे यहाँ पर, और क्या आएगा, तो इनकम आएगी। अब ये तो डेटा सारे लोगों का अवेलेबल है, बट मैनेजमेंट को और भी डिटेल में चाहिए। यानी ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, समझो हमने क्या बनाया है, तो फैन कर रहे हैं, फैन बना रहे हैं। ठीक है, फैन बना रहे हैं। ठीक है, ये जो पंखे हैं वो बना रहे हैं, फैन एंड एसी, ये बनाते हैं। ठीक है, अब फैन और एसी बनाने में मैनेजमेंट को चाहिए कि भाई एक फैन या एक एसी बनाने में खर्चा कितना लगता है। ये तो यहाँ पीएनएल में नहीं आएगा ना। ये जो एक फैन और एक एसी बनाने में जो खर्चा लगेगा, ये मैनेजमेंट को चाहिए है। और उसमें भी कितना मटेरियल लगा है, ठीक है, कितना मटेरियल लगा ये भी चाहिए। तो ये पीएनएल से तो नहीं आएगा, ये किससे आएगा, तो ये मैनेजमेंट के लिए एक सेपरेट हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो ये कहाँ से आएगा, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आएगा। ठीक है, तब वो डिसीजन ले पाएगी कि भाई खर्चा जो है ना वो एसी बनाने में ज्यादा हो रहा है, तो कौन सा मटेरियल हम चेंज कर सकते हैं जिससे खर्चा कम हो। तो ये डिसीजन लेगी मैनेजमेंट, यानी डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग की तो जरूरत है ना, तो वही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अब हमें फिर से तीन डेफिनेशन दिए हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैं फिर से कहूंगा कि भाई तीन डेफिनेशन दिए हैं, आपको क्या करना है, एक डेफिनेशन याद करनी है जो कि आसानी से हो जाती है। ठीक है, छोटे छोटे डेफिनेशन। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और लॉस मिनिमाइज करना। इसके लिए जो भी मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज करेंगे ना, उसे क्या कहेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहेंगे। ठीक है, क्या करना है मैनेजमेंट को, सीधी सी बात है, कोई भी मैनेजमेंट क्या करेगी, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगी या फिर लॉस को मिनिमाइज करने की। और उसके लिए जो मेथड एंड टेक्निक यूज करेंगे उसे क्या कहेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहेंगे। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके डे टू डे ऑपरेशन एंड पॉलिसी क्रिएशन में उसको हम यूज करना, यानी क्या है मैनेजमेंट अकाउंट। यानी क्या, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और देखेंगे कि भाई खर्चा जो है वो कितना हो रहा है, या फिर डे टू डे ऑपरेशन में अगर दिन में इतना खर्चा हो रहा है तो क्यों हो रहा है भाई, उस खर्चे को एनालिसिस करने का काम कैसे होगा, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से होगा। ठीक है,
और पॉलिसी क्रिएशन भी होगा। जैसे मैंने मार्केटिंग का एग्जांपल दिया कि मार्केटिंग करनी है तो खर्चा कितना हो रहा है, मार्केटिंग इफेक्टिवली हो रही है या नहीं, लोगों तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच रहा है या नहीं, ठीक है, तो वो भी देखेंगे ना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से देखिए, मैनेजमेंट रिव्यू करेगी फाइनेंशियल रिपोर्ट। क्यों फाइनेंशियल रिपोर्ट रिव्यू करेगी? तो अगले क्वार्टर के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या करना है, टारगेट सेट करना है कि कितना सेल करना है। तो उसके लिए वो रिपोर्ट करेगी ना कि हमारा एक्चुअल में सेल कितना हुआ, कौन से एरिया में सेल हुआ। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें एरिया वाइज सेल तो थोड़ी पता चलेगा, है कि नहीं, बट वो डेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें पता चलेगा कि भाई इस एरिया में ज्यादा सेल हो रहा है हमारा, तो उस एरिया को ध्यान में रखो और यहाँ पर ज्यादा सेल करने के लिए ज्यादा प्रोडक्ट वहां पे भेजो, ठीक है। ये डिसीजन हमें कैसे समझेगा, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से नहीं बल्कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से समझेगा, ठीक है। तो ये फर्क है, ठीक है, ये समझा आपको। और एक डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस पर फोकस करता है, तो यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देने के लिए। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी डेफिनेशन कि यूजफुल मैनेजमेंट, यूजफुल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को पहुंचाना, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये, ठीक है। वैसे तो तीनों ही डेफिनेशन शॉर्ट है, आपके हिसाब से आप कौन सी भी एक याद कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर से कह दूं, पहला चैप्टर जो है ना कॉस्टिंग का, ये आपको कॉस्टिंग सब्जेक्ट की फील नहीं देगा, ठीक है। ये बस बेसिक बेसिक चीजें हैं आपको, यानी वार्म अप मैच है ये। आपकी जो मेन मैच है, यानी मेन जो हमारा कंटेंट शुरू होगा वो सेकंड चैप्टर से शुरू होगा, ठीक है। बट पहला चैप्टर आपको बस इंट्रोडक्शन है, ठीक है, यानी बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो आप बस बने रहिएगा और क्या करिएगा, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो भाई कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये क्या है, दो अलग अलग चीजें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो और कॉस्ट अकाउंटिंग अब ये भी अपना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट हैं बट है दोनों अकाउंटिंग ही, ठीक है, दोनों अकाउंटिंग। यानी वहाँ क्या होगा, दोनों अकाउंटिंग में क्या होता है कि रिकॉर्डिंग करते हैं, हम सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, चीजों को समराइज करते हैं, हर ट्रांजेक्शन को समराइज करने का काम करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने का काम हम अकाउंटिंग की मदद से ही कर पाते हैं, ठीक है। रॉ डेटा को थोड़ी एनालाइज करेंगे, अच्छे से अकाउंटिंग करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। बट अब फर्क क्या है दोनों में, तो भाई देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना वो क्या करता है, तो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बिजनेस के लिए वो क्या करता है, कॉस्ट को ट्रैक करता है। जैसे कि एक एक डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट, एक एक प्रोसेस वाइज कॉस्ट, एक एक जॉब वाइज कॉस्ट, वो हम क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में ही डिटेल में ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि एक टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, तो टेक्सटाइल कंपनी क्या करेगी, उसको फैब्रिक बनाना है, ठीक है, कपड़ों के लिए फैब्रिक बनाना है। तो हर एक फैब्रिक के लिए, ईच टाइप ऑफ फैब्रिक के लिए कितना खर्चा आएगा वो हमें कौन बताएगा, तो कॉस्टिंग बताएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें वो चीज बताएगा। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बताएगा कि भाई पूरे वो फैब्रिक का जो सेल करके, सेल कितना हुआ फैब्रिक का, पूरे फैब्रिक को सेल करने में कॉस्ट कितना लगा, वो कॉस्ट लगने के बाद प्रॉफिट कितना आया, यानी क्या, तो ब्रॉडर ओवरव्यू देगा, ठीक है। ब्रॉडर ओवरव्यू कौन देगा, तो फाइनेंशियल अकाउंट। और हर एक प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, प्रोसेस वाइज, जॉब वाइज कौन बताएगा हमें, तो कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा, समझा। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशन, अब ध्यान में रखिए कि एक सब्जेक्ट का जन्म होता ही क्यों है, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में कुछ चीजें ऐसी है जो वो नहीं बता सकता, ठीक है, यानी कुछ चीजें कम है, इसके लिए क्या किया जाता है, एक अलग सब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो डिटेल में डिस्कस करना होता है चीजें। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए ही कौन आया, तो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग आया है, ठीक है। तो क्या क्या लिमिटेशन है, अगर आप ये लिमिटेशन समझ लोगे ना, आपको इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी और आएगी कि भाई ये सब्जेक्ट आखिर क्यों है, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक चीज है, आसान सी चीज है जो हम पहले समझेंगे कि
कि भाई लिमिटेशन क्या क्या। देखिए मैंने पहले ही बताया कि हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ना, एक ब्रॉडर ओवरव्यू देने का काम कौन करेगा, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेगा। बट वही उसका लिमिटेशन है कि हमें कई बार एक डिटेल में एक हर एक प्रोसेस का, हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट जानना होता है, हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानना होता है, तो वो चीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें नहीं बताता। यानी डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट हमें नहीं बताता, नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है, बताता नहीं, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है, ठीक है। अब ये जो है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये क्या है, तो हिस्टोरिकल इन नेचर। यानी हम क्या करते हैं, तो जो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उनको समराइज करते हैं, ठीक है। ये हम काम कहाँ करते हैं, तो ये हम काम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट जरूरी क्या होता है कि अभी क्या है, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, तो अभी का जो चीज है ना, वो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताता, ठीक है। यानी देखिए, कंपनी 2023 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल ओनली रिफ्लेक्ट डेटा फ्रॉम दैट ईयर, यानी 2023 का ही डेटा बताएगा। बट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2023 से करंट कॉस्ट ट्रेंड समझेगा क्या, अब क्या कॉस्ट की ट्रेंड है, यानी कैसी कॉस्ट हमारी बिहेव कर रही पिछले साल के कंपैरिजन में, वो जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड नहीं समझेगा, ठीक है। और क्या लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं कर सकते। जैसे कि अब हमारा जो लेबर है, वो लेबर एक काम कितने घंटे में, तो 4 घंटे में करना चाहिए, यानी क्या है, तो ये तो करना चाहिए, बट वो कितने घंटे में कर रहा है, तो वो लगा रहा है 7 घंटे, ठीक है। करना चाहिए 4 घंटे में, कर रहा है 7 घंटे में, यानी वो क्या है, तो लेबर हमारा आलसी है, क्या है, आलसी है, यानी इनएफिशिएंट है, एक काम ज्यादा घंटे में करता है। तो ये चीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें बता सकती है क्या, तो नहीं बता सकती, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डजंट इवैल्यूएट एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूसेज, यानी मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा, इन चीजों की एफिशिएंसी हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बता सकती। अब प्रॉपर मटेरियल कंट्रोल सिस्टम भी क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं होती। यानी समझो, अब मटेरियल मुझे 10 kg मटेरियल लगना था, ठीक है, 10 kg मटेरियल लगना था, बट क्या हुआ कि एक्चुअल में मेरा 2 kg जो है ना, वो वेस्ट हो गया, 2 kg वेस्ट हुआ। अब मुझे एक्चुअल नीड थी 10 किलो की, 2 किलो तो वेस्ट हुआ। अब क्योंकि मैंने बस 8 ही किलो यूज किया है, तो 8 किलो यूज करने की वजह से मेरा जो फाइनल आउटपुट जो बनेगा ना, वो भी तो कम बनेगा, ठीक है, वो भी कम बनेगा, यानी मेरा नुकसान हो गया, वेस्ट हुआ तो। बट मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करूंगा कि मेरा पीएनएल में मेरे, देखो, मैं मटेरियल लिखूंगा, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, मटेरियल लिखूंगा, और उसमें मुझे खर्चा में लिखूंगा 8 लाख, ठीक है, ये पिछले साल था। अब इस साल क्योंकि मेरा वेस्टेज हो गया, तो मैं इस साल का पीएनएल बनाऊंगा। इस साल में देखूंगा मटेरियल कितना लगा, मटेरियल तो 8.10 लिखूंगा, ठीक है, 8 8,10,000। अब ये 10,000 एक्स्ट्रा क्यों हुआ, क्योंकि वेस्टेज हो गया ना, इसलिए 10,000 एक्स्ट्रा। बट मैं देखूंगा कि हाँ ठीक है, 10,000 एक्स्ट्रा लगा, यानी ज्यादा प्राइस पर मटेरियल लिया होगा, ऐसा सोचूंगा। बट एक्चुअल में क्या है, ज्यादा प्राइस पर मटेरियल थोड़ी लिया, एक्चुअल में तो वेस्ट हुआ ना 2 किलो, मेरा 2 kg वेस्ट हो गया। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें नहीं समझता, इसीलिए क्या है, ये लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब उसके बाद लेबर जो है हमारा, वो एक जॉब बनाने में, एक काम करने में कितना उसका खर्चा आता है, यानी पर जॉब, पर जॉब उसको कितना खर्चा आता है, वो भी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो पर जॉब का डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें नहीं दे पाता, ठीक है।
तो नो लेबर कॉस्ट कंट्रोल। एक जॉब में अगर लेबर क्या करता है, समझो एक ही काम करता है, ठीक है, यानी अब देखिए, हाँ अब देखिए 4 घंटे लगने चाहिए, ठीक है, अब उसे लगे कितने, हमारे पिछले एग्जाम्पल में हमें 7 घंटे लगे थे। अब क्या हुआ कि एक ही प्रोडक्ट बनाना था, वो एक प्रोडक्ट 4 घंटे में बनाना था, वो बना रहा है 7 घंटे में। मैं देखूंगा कि हाँ काम तो कर रहा है, ठीक है, लेबर काम तो कर रहा है, अरे पर क्या हुआ कि वो 3 घंटे जो उसने एक्स्ट्रा काम किए, उसने एक ही प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, मैंने लेबर को उसके वेजेस तो दे दिए, बट भाई उसने वो 3 घंटे अगर दूसरे प्रोडक्ट में भी यूज करता तो दूसरा प्रोडक्ट भी बनता मेरा, बट वो 7 घंटे एक ही प्रोडक्ट में यूज किए। तो ये मुझे समझना है, तो ये समझेगा कैसे, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुझे नहीं समझा पाता कि लेबर का एक प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा लगा, ठीक है, ये समझा। अब उसके बाद हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, तो यहाँ पर मटेरियल लिखा, लेबर लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो उसके बाद और चीजें लिखेंगे, ठीक है, और मटेरियल लेबर इलेक्ट्रिसिटी से अलग अलग एक्सपेंस लिखेंगे, ठीक है। अब ये एक्सपेंस लिखेंगे, बट इन एक्सपेंस में से मुझे आप बताइए कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए कौन सी चीजें जरूरी थी, ठीक है। एक मैं और लिखूंगा, चलो स्टेशनरी लिख देता हूँ, अब समझो, ठीक है। अब मुझे आप बताइए प्रोडक्शन के लिए समझो मटेरियल लेबर इलेक्ट्रिसिटी ये जरूरी थी, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी और जो स्टेशनरी है ना, ये जरूरी थोड़ी थी, ये तो ऑफिस में यूज हुई, पर प्रोडक्शन करने के लिए थोड़ी मुझे पेन पेपर लगा था, प्रोडक्शन करने के लिए तो मुझे मटेरियल लेबर लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, पर ये स्टेशनरी भी लिखी हमने, और पीएनएल में एक ही लाइन बाय लाइन मैंने सब लिखा। पर मुझे अब चाहिए कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए कौन सी चीजें जरूरी थी, यानी डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है। हमारे एग्जांपल में डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, मटेरियल लेबर इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट कॉस्ट है ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है, तो स्टेशनरी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है, तो रेंट समझो फिक्स्ड कॉस्ट हुई, जो हम मशीनरी के लिए भी यूज करते हैं या फिर लैंड के लिए भी यूज करते होंगे, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वेरिएबल है। अलग अलग चीजें जो है, ये कॉस्ट का बाइफरकेशन है। तो ये इस हेडिंग के अंदर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट को क्लासिफाई नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम बस लिखते हैं सारे कॉस्ट, ठीक है, और यहाँ पर सारे इनकम, तो ये लिमिटेशन है, समझ लिया, तो ये लिमिटेशन हुआ। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें एक प्रोडक्ट की एमआरपी फिक्स करनी होती है। क्या करनी होती है, एमआरपी फिक्स करनी होती है। अब वो एमआरपी फिक्स करने के लिए मुझे जाहिर सी बात है कि वो प्रोडक्ट सेल करने से पहले वो बनता कितने में है, वो तो समझना पड़ेगा, यानी कॉस्ट कितनी है उसकी वो तो समझना पड़ेगा। तो वो कॉस्ट मुझे कैसे समझेगी, ठीक है, वो मुझे इस इंफॉर्मेशन से तो नहीं समझेगी, यानी इनफ इंफॉर्मेशन मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं दे पाता। क्यों, क्योंकि मुझे प्राइस सेट करनी है। तो प्राइस सेट करने के लिए मुझे इंफॉर्मेशन जितनी चाहिए कि एक प्रोडक्ट बनाने में एक्चुअली मुझे खर्चा कितना आया, मुझे पता है कि ओवरऑल पूरा खर्चा जो है इस साल का इतना है, मटेरियल पूरे साल में इतना लगा है, लेबर इतना लगा है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी लगी है, स्टेशनरी इतनी लगी है, ये मुझे पता है। बट भाई वो एक प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा लगा है, वो सारा कैलकुलेशन जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुझे नहीं दे पाती। यानी देखिए, कंपनी माइट स्ट्रगल टू डिटरमाइन इफ इट्स प्रोडक्ट प्राइस कवर कॉस्ट और जनरेट प्रॉफिट। यानी मेरा जो प्रोडक्ट है ना, तो हमारी फ्रूटी का एग्जांपल याद करो, 20 रुपए में हमारी फ्रूटी बनती है। अब 20 रुपए में जो फ्रूटी बनती है, ये मुझे अगर समझा ही नहीं तो क्या होगा, तो मैं उसमें 5 रुपए प्रॉफिट और 5 रुपए टैक्स ऐड करके वो 30 रुपए में बेचना है, ये डिसीजन कैसे ले पाऊंगा भाई, नहीं ले पाऊंगा। तो वही बात, ठीक है। उसके बाद
कॉस्ट का कंपैरिजन करना, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिमिटेशन, ठीक है। तो लिमिटेशन में हम देख रहे हैं नो कॉस्ट कंपैरिजन, यानी कॉस्ट का कंपैरिजन करना मुश्किल है, तो कैसे कंपेयर करेंगे। तो देखिए, एक डिपार्टमेंट में कॉस्ट कितनी लगी, हमारे केस में कार मैन्युफैक्चर करने के लिए जो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट था, तो उसको पिछले साल कितना खर्चा लगा, उसको इस साल अब कितना खर्चा लगा है। तो ये दोनों चीजें डिपार्टमेंट वाइज हमें कॉस्ट कंपैरिजन करना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन अक्रॉस डिपार्टमेंट और जॉब, ये क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम नहीं कर पाते, ठीक है। अब समझो, हमारा जो मटेरियल था, वो मटेरियल क्या हुआ, वेस्ट, क्या हुआ, वेस्ट। अब मटेरियल वेस्ट हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि पीएनएल में पिछले साल कितना था, तो कितना खर्चा था पीएनएल का हमारा, तो 8 लाख और 8 लाख 10 हजार। अब वही बता रहा हूँ कि 8 लाख से 8 लाख 10 हजार हुआ। तो मुझे क्या करना है कि मुझे ये तो समझा कि 10 हजार रुपए बढ़ गए हमारे, ठीक है। बट वो बढ़े क्यों, ठीक है, क्यों बढ़े, प्राइस मटेरियल की बढ़ी, ये मेरा 10 हजार रुपये बढ़े क्या, या फिर मटेरियल का वेस्टेज हुआ, और वेस्ट होने के कारण मुझे नया मटेरियल जो है वो लाना पड़ा, इसके लिए वो 10 हजार रुपये बढ़े। तो ये चीजें, क्या मैं वो 8 लाख और 8 लाख 10 हजार बस फिगर पढ़ के ही क्या मैं बता सकता हूँ क्या कि भैया हाँ ऐसा हुआ होगा, नहीं ना। मुझे वेस्टेज को भी सेपरेटली अकाउंट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी वेस्टेज कितना हुआ है, या फिर मेरी जो आइडल टाइम है, यानी क्या कि जो लेबर, जैसे फैक्ट्री में देखिए ना, फैक्ट्री में क्या होता है कि आप अगर कहीं फैक्ट्री में विजिट करो एक बार, और आप देखोगे कि कई कई बार क्या होता है कि लोग आकर बैठे हुए होते हैं, यानी लेबर जो है वो बैठा हुआ होता है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वो जो पिछले डिपार्टमेंट से जो चीजें आनी चाहिए थी वो आती ही नहीं, तो लेबर क्या होता है, बैठा रहता है, आइडल टाइम। अब वो आइडल टाइम जो है की वजह से लेबर को सैलरी तो देने, वेजेस तो देने पड़ेंगे, कि वो तो आ चुका है ना, पर क्या हमारा प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन तो नहीं हुआ। तो प्रोडक्शन नहीं हुआ पर फिर भी वेजेस देने पड़े, तो ये क्या है, आइडल टाइम की वजह से हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये लॉस आइडल टाइम की वजह से हुआ है, ये हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बता पाता, ठीक है। तो आइडल टाइम हुआ, प्लांट कैपेसिटी, लेबर हमारा इनएफिशिएंट है, के बाद सब स्टैंडर्ड मटेरियल, यानी कम कम अच्छी क्वालिटी, यानी खराब क्वालिटी का मटेरियल यूज किया, उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्ट खराब बना, ठीक है। तो इसकी वजह से जो लॉस हुआ हमारा, क्योंकि हम तो रिजेक्ट कर देंगे ना, खराब क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे और उसके बाद में हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट है क्या करेंगे कि क्वालिटी टेस्ट में हमारे पास ही नहीं होगा, ठीक है। और पास नहीं होगा तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो पर फिर भी बनाने का तो खर्चा लगा ना, उसको पूरा बना दिया हमने, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक पूरा हमने वो बनाया, और अब हम कह रहे हैं कि भैया क्या हुआ, वो रिजेक्ट हो गया, यानी बेचा ही नहीं गया वो। तो बेचा ही नहीं गया यानी लॉस हो गया ना। तो ये लॉस जो है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें ऐसे लॉस के बारे में नहीं बता पाती, ठीक है। अब मैनेजमेंट को जो है ना अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसी, तो भाई मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है कि एक कॉस्ट जो है वो कम करनी है या नहीं, नया इक्विपमेंट लाना है या नहीं, या फिर पुराना इक्विपमेंट ही ठीक है। तो ये जो उसको डिसीजन लेना है ना, उसको अलग से डेटा चाहिए कि पुराना इक्विपमेंट है, ओल्ड इक्विपमेंट से हमारा टोटल कॉस्ट कितना आता है, और अगर नया इक्विपमेंट लाया तो नई इक्विपमेंट लाने का खर्चा अलग, के बाद उससे प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन का खर्चा अलग। तो ये खर्चे देखने के बाद कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये कंपेयर किया जाएगा। अब वो कंपैरिजन करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है
तो ये अलग उनको डेटा तो लगेगा ना, ये थोड़ी वो पीएनएल या बैलेंस शीट देखकर समझ जाएंगे। यानी कि देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें इनफ डेटा मैनेजमेंट के लिए नहीं दे पाता जिससे कि वो डिसीजन दे पाए। डिसीजन कैसे कैसे, तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है या फिर मशीनरी रिप्लेस करनी, ये डिसीजन वो नहीं दे पाता। ठीक है, अब अब हम आएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की ओर। आज ऊपर हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिमिटेशन देखी कि कौन सी चीजें हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें नहीं दे पाता। अब जन्म होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये अभी आ गई है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आई तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, क्यों आई अभी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो एक तो बेसिक सी बात आपको भी पता है कि अगर एक प्रोडक्ट की मुझे कॉस्ट पता होगी, टोटल कॉस्ट पता होगी, कॉस्ट पर यूनिट पता होगी, तो मैं क्या करूंगा, उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकूंगा। तो फ्रूटी का ही एग्जांपल, 20 रुपए की कॉस्ट है, तो 20 रुपए की कॉस्ट है तो 5 रुपए में प्रॉफिट ऐड करूंगा, 5 रुपए गवर्नमेंट के टैक्स ऐड करूंगा, और फिर वो 30 रुपए जो है वो मेरी एमआरपी बन जाएगी। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस डिसाइड करने का मुझे जो है वो मदद कौन करती है, तो यहाँ पर मदद करेगी कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अब आप बोलोगे कि बस कॉस्ट पता होने से मुझे सेलिंग प्राइस डिसाइड हो जाएगी क्या, तो नहीं। बट कॉस्ट क्या है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमें सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में मदद करती है। तो बस एक डिस्कशन के लिए कौन सी और चीजें हैं कि जिसके कारण एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड होती है। तो मार्केट की कंडीशन क्या है उससे भी डिसाइड। एक जगह जो है आपके एरिया में एकदम अच्छी होगी, ठीक है, यानी वहाँ के फ्लैट और प्लॉट के जो भाव होंगे ना वो ज्यादा होंगे। एक जगह रूरल एरिया में ऐसी होगी, जो रूरल एरिया में है होने के कारण क्या है कि वहां पर फ्लैट या फिर प्लॉट के जो भाव है बहुत कम है, कि जगह के भाव बहुत कम है। तो सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड होगी, मार्केट कंडीशन की वजह से भी डिसाइड होती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, अगर आप एकदम सस्ता प्रोडक्ट दोगे तो क्या होगा, खराब क्वालिटी दोगे तो आप कॉस्ट भी क्या करोगे, कम रखोगे, प्राइस भी कम रखोगे। यानी आपको कहीं कहीं जो है ना वो शुद्ध घी जो है ना, घी खाते होंगे आप, तो कहीं कहीं क्या होता है कि 320 या फिर जो है 350 ₹20 में भी घी मिल जाता है। ठीक है, बट जो शुद्ध घी है, प्योर घी, एकदम प्योर वाला, वो शायद इस प्राइस पे ना मिले, वो शायद 500 या फिर 600 रुपए किलो मिले। ठीक है, तो ये जो है ना प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है इसके हिसाब से भी क्या होता है, प्राइस अलग अलग चेंज होती है, यानी प्राइस जो है एमआरपी वो चेंज होती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फॉरेन से अगर प्रोडक्ट मंगाएंगे तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा होगा, तो उसकी प्राइस भी तो बढ़ जाएगी ना। तो वैसे हिसाब से प्राइस चेंज होती है। बट मेजर एक फैक्टर कौन सा है, तो कॉस्ट जो है वो समझिए हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे एमआरपी डिसाइड करने में हमें मदद होगी, क्योंकि ये कॉस्ट जो है ये मेजर फैक्टर। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से क्या होता है, तो कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद होती है। यानी एक होता है बजटरी कंट्रोल, यानी मैं पूरे कंपनी का एक बजट डिसाइड करता हूँ कि इस साल मुझे पूरे कंपनी वाइज इतना इतना खर्चा आना चाहिए। ठीक है, ये होता है बजट। जैसे देश में भी देखिए एक बजट डिसाइड होता है, ठीक है, देश का बजट डिसाइड करने का काम कौन करती है, तो देश के फाइनेंस मिनिस्टर यानी अब की तारीख में निर्मला सीतारमन जी, या ये कौन, या ये वो कौन, वो क्या करती है, तो वो बजट डिसाइड करती है। और बजट डिसाइड करने में वो क्या करेगी कि कितना खर्चा कहाँ कहाँ हम अलोकेट कर रहे हैं वो डिसाइड करेगी। तो वैसे ही एक कंपनी में क्या होता है, बजटरी कंट्रोल होता है, यानी पूरे देश पूरे कंपनी का, हमारे केस में क्या है कंपनी, तो कंपनी का खर्चा जो है टोटल कॉस्ट वो कितनी है और कितनी लगनी चाहिए। ठीक है, वो बजटरी कंट्रोल, जब कॉस्ट पता चलेगी तभी तो कर पाएंगे। दूसरी चीज है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है,
एक स्टैंडर्ड हम प्रोडक्ट के लिए डिसाइड करते हैं। जो मटेरियल है ना, वो मटेरियल पर केजी 10 रुपए किलो मिलना चाहिए, ठीक है, 10 रुपए पर केजी मिलना चाहिए। अब एक्चुअल में कितना मिला है, एक्चुअल में कितना मिला है, तो 12 रुपए किलो मिला है, 12 रुपए किलो मिला। तो ये जो है ना, ये हम क्या करेंगे, तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल ये कंपेयर करेंगे। तो भाई हमने सोचा था कि 10 रुपए किलो ही हम मटेरियल के लिए देंगे, बट अब 12 रुपए किलो हमें एक्चुअल मिला है, यानी 2 रुपए पर किलो हमें ज्यादा क्या है पे करना पड़ा है। तो ये क्यों हुआ ऐसा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या कहाँ डिसाइड करेंगे हम, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट, बजट, बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्ट, इन दोनों में भी एक टारगेट डिसाइड होता है, और उस टारगेट को हम एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। फिर दोनों में फर्क क्या है, टारगेट और एक्चुअल ये दोनों में कंपेयर होते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है। तो बजटरी में हम टोटल टोटल देखते हैं, क्या देखते हैं, टोटल टोटल, पूरे फर्म वाइज देखते हैं, या कंपनी वाइज देखते हैं। पूरे कंपनी का बजट बनता है ना, जैसे देश का भी क्या बनता है, पूरे देश का बजट बनता है, वैसे ही बजटरी कंट्रोल में पूरे कंपनी का जो है वो बजट बनता है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक पर्टिकुलर एलिमेंट देखा जाता है, मटेरियल, लेबर, और उस हिसाब से बस एक प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट का खर्चा कितना है, स्टैंडर्ड कितना है, एक्चुअल, वो देखा जाता है, ठीक है, ये समझा। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, तो भैया डिसीजन मेकिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग देता है। जैसे कि कौन से डिसीजन है, तो ये डिसीजन देखिए, डिसीजन जो है ये आप अभी दिए हैं, ठीक है आपको, देखिए कॉस्ट अगर हमें समझी तो हम क्या चेक कर पाएंगे कि अरे ज्यादा प्रोडक्शन करने से, ज्यादा सेल करने से हमें कॉस्ट कम लगेगी और प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। तो ये कॉस्ट ज्यादा लगने से, ज्यादा लगी कब लगी हमें ज्यादा, जब हमने प्रोडक्शन कम किया। अब हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है तो हमें कॉस्ट कम लगेगी, ठीक है। ऐसा ये जो रिलेशन है ना कॉस्ट का, फिर वॉल्यूम का, यानी कितना प्रोडक्शन किया उसका, और प्रॉफिट, ये रिलेशन हमें समझता कब है, जब सबसे पहली बात हमें कॉस्ट समझती है, ठीक है। तो हमें कॉस्ट समझना क्यों जरूरी है, तो कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट का रिलेशनशिप समझने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद एक मैनेजर को, एक कंपनी के मैनेजर को डिसीजन लेना है कि भाई एक प्रोडक्ट बनाना है या फिर वो कंपोनेंट बाय कर, यानी कंपनी में ही वो कंपोनेंट बनाएंगे या फिर बाहर से कहीं से वो कंपोनेंट लेकर आएंगे और फिर वो यूज करेंगे। यानी देखिए ना, एप्पल कंपनी क्या करती है, एप्पल कंपनी सॉफ्टवेयर में खर्चा करती है, सॉफ्टवेयर खुद बनाती है, बट जो मैन्युफैक्चर है ना, यानी पार्ट असेंबल करने का काम कौन करता है, तो सैमसंग करता है, ठीक है। एप्पल ने सैमसंग को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो वो मेक और बाय डिसीजन, यानी बनाना है या फिर वो बाय करना है, ये डिसीजन कब ले पाएंगे, जब हमें कॉस्ट पता होगी, ठीक है, कि दोनों की कॉस्ट, बनाने की कॉस्ट या बाय करने की कॉस्ट। तो एप्पल को लगा होगा कि भाई बनाने में ज्यादा खर्चा चला जाएगा, और वही खर्चा हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एलोकेट करेंगे, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाकर देंगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि सॉफ्टवेयर बनाएंगे, बट जो हार्डवेयर है, यानी जो मोबाइल एक्चुअल जो असेंबल करना है, वो हम सैमसंग से करवा लेंगे। तो ये उनका डिसीजन जो है वो कॉस्ट की वजह से, ठीक है। अब एक जो हमें लगता है कि भाई हमारा जो एक प्लांट है या फिर प्रोडक्शन है, वो हमें बंद करना, शट डाउन करना, या फिर कंटिन्यू करना है ऑपरेशन एट लॉस, यानी लॉस हो रहा है फिर भी कंटिन्यू करना है। आपने एमबीए चाय वाले का नाम सुना है क्या, एमबीए चाय वाले का नाम सुना है आपने। तो वो क्या हुआ कि अब पहले वो स्टोर्स बहुत खुलते थे,
में बहुत फ्रेंचाइजीज बिके जाते थे। और फ्रेंचाइज बेचने पर क्या हुआ, फ्रेंचाइजी लोगों ने लिए, ये क्या कि अलग अलग जगह पर एमबीए चाय वाले के शॉप्स खुले, ठीक है, चाय बेचने की शॉप। अब वो तो खुले, बट क्या हुआ, बाद में वो लॉस में आ गए, ठीक है। जो एमबीए चाय वाले के अलग अलग फ्रेंचाइजीज थे ना, वो लॉस में आ गए। अब लॉस में आने की वजह से क्या हुआ कि अब उनको डिसीजन लेना है कि भाई बंद करे या फिर ऑपरेशन एट लॉस, यानी लॉस है फिर भी चालू रखो, ठीक है, चालू रखो, लॉस हो रहा है फिर भी चालू रखना है या फिर बंद कर। ये डिसीजन मैनेजमेंट कब लेगी, जब उसे कॉस्ट पता होगी कि भाई शट डाउन करने में कॉस्ट कितनी लग रही है, या फिर कंटिन्यू ऑपरेटिंग एट लॉस, यानी कंटिन्यू करने में कॉस्ट कितनी लग रही है। उनके शट डाउन करने में उनको लग रहा है कि शट डाउन करना बेटर है, तो वो क्या करेंगे, शट डाउन करना बेटर होगा तो शट डाउन कर देंगे, ठीक है, या फिर कंटिन्यू करेंगे। अब कॉस्टिंग मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में कैसे मदद करती है, तो मशीनरी का भी डिसीजन लेना होता है कि जो मशीनरी हमारे पास है वही हम यूज करें या फिर नई मशीनरी लाए, ठीक है। अब समझो हमने एग्जिस्टिंग मशीनरी यूज की, तो हमने मशीनरी तो पहले ही बाय करके रखी है, ठीक है। अब उसका खर्चा है बस प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा है। बट अगर रिप्लेस करेंगे, नहीं, जो पुरानी मशीनरी है वो बेच देंगे, नई मशीनरी लाएंगे, तो नई मशीनरी अगर लाई तो उसका परचेस करने का भी कॉस्ट अलग, ठीक है, परचेस करने का कॉस्ट अलग। उसके बाद फिर बनाएंगे हम प्रोडक्ट उस मशीनरी को यूज करके, तो उस प्रोडक्ट के लिए पर प्रोडक्ट कॉस्ट अलग, ठीक है। तो ये जो है ना, ये डिसीजन लेने में हमें कॉस्ट अकाउंटिंग मदद करता है। वे एग्जिस्टिंग मशीन अगर यूज करेंगे तो पर प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी आएगी, पर प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी आएगी, और अगर रिप्लेस करेंगे तो पर प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी आएगी, ऐसा कैलकुलेशन करेंगे और अब डिसीजन लेंगे कि भैया एग्जिस्टिंग मशीनरी या फिर रिप्लेस करके नई मशीनरी, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या देख रहे हैं, देखिए जैसे हम देखते हैं 3 पॉइंट हमने देख लिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। पहले क्या देखा, पहले देखा कि सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी है। उसके बाद कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी है। उसके बाद मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी है। उसके बाद हमने देखा तो डिसीजन क्या क्या है जो मैनेजमेंट को लेने हैं, वो डिसीजन देखे। और अब देख रहे हैं कि प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जरूरी है। जैसे देखिए ना, प्रॉफिट होता ही क्या है, जाहिर सी बात है, प्रॉफिट क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट होता है, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, तो समझो हमने सेल किया है 120 रुपए और कॉस्ट लगी हमारी कितनी लगी, तो कॉस्ट लगी 100 रुपए। कॉस्ट कितनी लगी, कॉस्ट 100 रुपए लगी, तो जो 20 रुपए बचा है वो क्या है, तो वो प्रॉफिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस 120 माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो जाहिर सी बात है, मुझे सेलिंग प्राइस तो डिसाइड करना आता है, डिसाइड तो कर लूंगा, बट कब करूंगा, जब कॉस्ट पता होगी तभी तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करूंगा। और वो डिसाइड करने के बाद जो मुझे मिलेगा वो है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डिसाइड करना ये जो है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से आसान होगा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल और अदर स्टेटमेंट बनाना, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से हो पाता है। जैसे देखिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने पहले बोला कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, ब्रॉड ओवरव्यू। कॉस्ट अकाउंटिंग नैरो, यानी पर डिपार्टमेंट, पर प्रोडक्ट, पर प्रोसेस कॉस्ट कितनी है, कैसी लगेगी, वो हमें कौन बताएगा, कॉस्ट। तो अगर मुझे पर डिपार्टमेंट, पर प्रोडक्ट, पर प्रोसेस कॉस्ट पता चल गई तो टोटल निकालना आसान है ना, है कि नहीं, टोटल आसानी से निकाल पाऊंगा।
तो वही है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाना भी मुझे आसान होता है, यानी फेलिसिटेटिंग प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल एंड अदर स्टेटमेंट, वो बनाना आसान होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे शॉर्ट इंटरवल यानी डेली, वीकली और मंथली डेटा में कॉस्ट अकाउंटिंग में तो निकाल ही रहा हूँ। ठीक है, के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कैसे मदद करता है, तो इन्वेंट्री लेवल क्या है, यानी रॉ मटेरियल मेरे पास कितना है, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश्ड प्रोडक्ट कितना है, वो डिसाइड वो कितना है, वो मुझे बताने का कौन कष्ट लेगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग ही बता पाएगा। जैसे आपको अभी मटेरियल चैप्टर जो है ना फोर्थ, उसमें क्या है पता है कि एक मेथड होती है कि वो मेथड बताने से पहले आपको उसका लॉजिक होता है। कि देखिए, एक फार्मास्यूटिकल शॉप है, केमिस्ट की शॉप है, आप क्या करोगे कि आप वहां दवाई लेने जाओगे, तो दवाई लेने जाओगे, सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द की दवाई लो। अब उस केमिस्ट के शॉप के एंगल से डिसाइड करो करो कि उसके पास क्या है कि 8-9 महीने पहले ही सर दर्द की दवाई आ चुकी है। ठीक है, अब वो कितने आई थी, तो 10 दवाइयाँ, 10 क्वांटिटी आई। ठीक है, कितने हैं, 10 क्वांटिटी, 10 दवाइयाँ आई। और परसों ही और 10 दवाइयाँ आई। ठीक है, अब लॉजिकली बताओ कि एक केमिस्ट का शॉप आपको पहले वो पुरानी वाली सेल करेगा या फिर वो नई वाली सेल करेगा। ठीक है, पुरानी वाली सेल करेगा या नहीं। अब लॉजिकली देखो, ये तो दवाइयाँ क्योंकि वो 8-9 महीने पहले आई थी, तो ये एक्सपायर हो सकती है। ठीक है, ये जल्दी एक्सपायर होगी, तो वो क्या करेगा, तो वो बोलेगा कि यार पहले ये बेच देते हैं, ये तो एक्सपायर होगी, और हमारा जो कस्टमर है वो अब ये दवाइयाँ देगा तो जल्दी तुरंत ही ले लेगा, यानी वो कंज्यूम भी हो जाएंगी। ठीक है, और एक्सपायर होने से भी बच जाएंगी क्योंकि वो दवाई खा लेगा। और ये जो है और कुछ महीने और कुछ 1-2 साल चलेगी, तो ये नहीं, पहले ये बेचो, ऐसा वो बोलेगा। ठीक है, वही इसी को मटेरियल को एक मेथड है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब मैंने बस आपको लॉजिक बताया। ठीक है, ये मेथड जो है एग्जैक्टली हम फोर्थ चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बस लॉजिक समझ लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंट्री लेवल का मुद्दा आया इसलिए कि मटेरियल जो है पहले जो आया वो पहले यूज करो ना प्रोडक्शन में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आया वो यूज करो। और अलग है दूसरी मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट आया, जो लेटेस्ट आया उसको पहले यूज करो। इसका वर्ड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, बट आप ध्यान में रखिए कि लेटेस्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो लेटेस्ट आया है उसको पहले यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड है वो देखेंगे हम बाद में। ठीक है, बट ये समझा आपको इन्वेंट्री लेवल। ठीक है, तो ये हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से हम कर सकते हैं। जैसे मैंने ये मेथड बताई, तो ये एक्चुअल में मेथड की वजह से क्या होता है कि भैया मटेरियल को उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जो हमने पहले यूज किया वो पहले अकाउंट करते हैं, और जो बचा है वो क्या है, कितना बचा है, पर यूनिट कितना है, वो हम क्या करते हैं इस मेथड में मटेरियल को अकाउंट करते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री लेवल उसके हम उस मेथड से डिसाइड करते हैं। अब एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। कुछ नुकसान मतलब कुछ कमियां हैं। ठीक है, कुछ फायदे हैं, कुछ कमियां हैं। अब फायदे क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या है, तो क्या होता है कि मैंने पहले बोला कि लेबर हमारा स्किल्ड होता है, कभी कभी सेमी स्किल्ड होता है, कभी कभी अनस्किल्ड होता है। तो ये जो बाइफर्केशन है ना, ये कैसे हो पाता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से होता है। जैसे देखिए, डिपार्टमेंट वाइज, प्रोसेस वाइज, प्रोडक्ट वाइज, जॉब वाइज, ये भी बाइफर्केशन जो है ये कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से हो पाता है। ठीक है,
जो कि जनरल अकाउंटिंग में जो है, मतलब नॉर्मल अकाउंटिंग में जो है ये नहीं हो पाता। जनरल अकाउंटिंग क्या करता है, बस प्रॉफिट और लॉस फिगर तक हमें छोड़ देता है, बट ये स्पेसिफिक कॉस्ट जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें समझते हैं। अब जो सेलिंग प्राइस है वो सही है, ज्यादा है, कम है, कैसी है, वो हमें कौन बताएगा? तो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से वो समझता है। कैसे समझता है? तो देखिए, अब मार्केट डाउन टाइम यानी मार्केट ही मंदी में चल रहा है, तो रिटेलर दुकानदार क्या करेगा कि देखेगा भाई कि अब मार्केट ही मंदी में है, यानी लोग तो ज्यादा खरीदेंगे नहीं, तो हमें प्राइस क्या कर देनी चाहिए? प्राइस कम कर देनी चाहिए। ठीक है, प्राइस कम करना है, बट भाई कितना कम करना है? कॉस्ट के बाद मुझे प्रॉफिट भी तो मिलना चाहिए। मेरी कॉस्ट वसूल करूंगा पर मुझे प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो ये डिसीजन वो कब ले पाएगा? जब उसे कॉस्ट पता होगी। ठीक है, जब उसे पता है कि भाई कम से कम मुझे मेरी कॉस्ट रिकवर करने के बाद प्रॉफिट भी बचना चाहिए, ऐसी सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है। तो ये कैसे हो पाता है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से हो पाता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को डिस्क्लोज करने का काम जो है वो भी कैसे हो पाता है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से। यानी भैया कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है, ये डिसाइड कैसे हो पाएगा? जो प्रोडक्ट मेरे कॉस्ट के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देगा, जो कॉस्ट है उसके भी आगे जाकर ज्यादा प्रॉफिट देगा, वो क्या है? प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। तो मुझे ये समझना है। उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट मुझे कम खर्चे में अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क दे रहा है, कम खर्चा बट फिर भी मुझे वो डिपार्टमेंट जो है वो क्वालिटी जो है वो अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो समझता है। तो कौन सा रीजन यानी कौन सा एरिया, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबल है, वो समझना मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से समझता है। ठीक है, अब मैनेजमेंट क्या करेगा फिर? फोकस करेगा ऑन प्रोडक्ट विद हायर मार्जिन। ज्यादा मार्जिन यानी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वहां पर वो फोकस करेगा। कम प्रॉफिट मिलेगा वहां वो क्या करेगा? थोड़ा प्रोडक्ट्स कम बनाएगा या फिर कम फोकस करेगा। ठीक है, अब कॉस्ट अकाउंटिंग में से और क्या होता है? तो मेरा जो वेस्टेज है, पॉइलेज है, यानी वेस्ट ही होता है, तो वेस्ट जो है वो कम करने में मुझे मदद होगी। कैसे मदद होगी सर? तो देखिए ना, वेस्ट मुझे जब समझेगा कि लेबर का टाइम वेस्ट हो रहा है, मटेरियल मेरा वेस्ट हो रहा है, ये जब मुझे समझेगा तभी तो मैं उसे रिड्यूस कर पाऊंगा ना। ये समझने का काम जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से क्या होता है, तभी पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आउटडेटेड कौन सा है, उससे अगर लॉस हो रहा है, डिफेक्टिव मटेरियल से लॉस हो रहा है, तो वो भी समझ लेगा। कैसे? कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से ही समझेगा। इसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, ये भी मैं कैसे कर सकता हूँ? तो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद। यानी कि देखिए, आपको आगे जाकर एक कंसेप्ट होगी, तो मैं बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि ठीक है, कितना ऑर्डर कर, ठीक है, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना ऑर्डर करना, कितने क्वांटिटी ऑर्डर करना, जिससे कि क्या हो कि जितना जरूरी है उतना ही ऑर्डर हो और हमारे जो मटेरियल है वो फ्लोर पे पड़ा ना रहे। समझो, मुझे 100 किलो जरूरी है। ठीक है, जो भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, समझो मैं फ्रूट जूस बना रहा हूँ और फ्रूट जूस बनाने के लिए 100 kg शुगर लग रही है। अब 100 kg शुगर लग रही है और मैं 300 kg शुगर जो है वो परचेस करके लाया हूँ। अब 300 kg शुगर परचेस कर लिया मैंने, ये होता क्या है कि ज्यादा शुगर तो यूज तो नहीं करूंगा, मैं थोड़ी ना डाल दूंगा मैं फ्रूट जूस में। मैं क्या करूंगा? वो स्टोर करके रखूंगा।
स्टोर करने के लिए मुझे जगह लगेगी, ठीक है, स्टोर करने के लिए मुझे जगह लगेगी। वो जगह क्या फ्री में आ जाएगी क्या? नहीं, मुझे उसका शायद रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो रेंट देना पड़ेगा, यानी मुझे वो खर्चा करना पड़ेगा, स्टोरेज पर खर्चा अलग। तो मुझे ये समझना चाहिए कि कितना ऑर्डर करूं जिससे कि जितनी जरूरत है उतनी पूरी भी हो, यानी क्या कि लोग बिना काम के बैठे भी ना रहे, यानी जितनी जरूरत है उतना मटेरियल आ भी जाए, पर इतना भी ना आए कि ज्यादा हो जाए, ठीक है, यानी ना ज्यादा ना कम, एग्जैक्टली जो है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो वो मटेरियल की लेवल जो है वो मेंटेन करनी है। तो वो मेंटेन कब कैसे कर पाऊंगा? ये कंसेप्ट ही आपकी कॉस्टिंग में कंसेप्ट है, यानी किसकी मदद से हो पा रहा है ये कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से हो पा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वर्किंग कैपिटल हमारा ब्लॉक हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने 100 kg की जगह 300 kg लाई, तो मेरा क्या हुआ, पैसा ब्लॉक हुआ ना। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वहाँ ब्लॉक हो जाता है कि पैसा वहां अलोकेट कर दिया, और मेरी कैश की कुछ अलग जरूरतें हो सकती थी आगे चल के, बट वो क्योंकि मैंने पैसा यहाँ दे दिया ऑलरेडी, तो पैसा तो चला गया। अब क्या करूँ? अब अगर कुछ इमरजेंसी जरूरत आए तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से क्या होगा, मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कितनी लेवल मेंटेन करनी है इन्वेंट्री में, ठीक है। उसके बाद करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो है, ये भी मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से कर पाता हूँ। यानी जैसे देखिए कि करेक्ट वैल्यूएशन कैसे, तो मैंने आपको क्या दो मेथड बताए, लीफो, लीफो। इस मेथड से क्या होता है, आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, वो अभी जो पहले परचेज की थी, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये मेथड देखिए, पहले परचेज की थी वो तो चली गई। अब जो बाकी के मटेरियल बचे वो नए प्राइस पर परचेज किए होंगे, ठीक है। पुराने प्राइस पर परचेज किए वो तो पहले वाले मटेरियल, अब जो नए परचेज किए वो नए प्राइस पर परचेज। अब इन दोनों की अकाउंटिंग करनी है मुझे, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्चुअल मैंने जो मटेरियल यूज किया है, तो अगर पुराना वाला होगा तो पुराने वाले मटेरियल को पुराने वाले रेट से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करके जो टोटल फिगर आएगी वो फिगर लूंगा, और जो लेटेस्ट मटेरियल है उस लेटेस्ट मटेरियल को मैं लेटेस्ट प्राइस से ही मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिए। तो ये कैसे हो पाएगा, तो इस मेथड से ही हो पाएगा कि पुराना मटेरियल पुराना रेट, नया मटेरियल नया रेट, तो ये अकाउंटिंग करना आसान हो जाता है। कैसे? तो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चर करना या परचेज फ्रॉम आउटसाइड करना, ये भी डिसीजन लेना कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से आसान होता है। क्योंकि मैं देखूंगा मैं मैन्युफैक्चर करने में, एप्पल देखेगा, एप्पल कंपनी जो है वो क्या देखेगी, when मैं जो असेंबल करूंगा मोबाइल, उसमें कितना खर्चा हो रहा है, छोड़ो छोड़ो असेंबल नहीं करते, हम क्या करते हैं, परचेज फ्रॉम आउटसाइड, सैमसंग को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, वो हमारे लिए असेंबल कर देगा। क्यों? क्योंकि खर्चा ज्यादा लग रहा है, तो वही पैसा मैं सॉफ्टवेयर में यूज कर लूंगा ना, सॉफ्टवेयर में ज्यादा रिसर्च करूंगा, देखिए वो कर लूंगा, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर जो है वो देखूंगा कितनी है, ठीक है। तो जैसे आपसे मैं डिसीजन मैन्युफैक्चर करना या फिर परचेज फ्रॉम आउटसाइड करना, यानी कि वेदर टू प्रोड्यूस इन हाउस और आउटसोर्स, ठीक है, आउटसोर्स यानी बाहर। अब उसके बाद लेबर कॉस्ट जो है वो भी कंट्रोल करना मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग से आसान होता है। जैसे अगर मैंने ऊपर भी आपको एग्जांपल दिया था कि भैया एक लेबर जो है वो 4 घंटे उसने लेने चाहिए, बट वो ले रहा है 7 घंटे, पर मैन्युफैक्चर एक ही प्रोडक्ट कर रहा है, देखो एक ही क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर रहा है, बट वो ले रहा है 4 घंटे नहीं है, वो ले रहा है 7 घंटे। तो इससे क्या हुआ, इससे ऐसा हुआ कि हमें लेबर का खर्चा बढ़ गया, इसे 7 घंटों के हिसाब से पे करना पड़ेगा, बट मैन्युफैक्चर तो एक ही क्वांटिटी हुई, तो ये क्या हुआ, तो लेबर कॉस्ट जो है वो ज्यादा लग रही है। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से मुझे समझा कि अरे ऐसा हो रहा है, तो ऐसा अगर हो रहा है तो ये ना हो के लिए मैं स्टेप्स लूंगा ना, बट पहली बात तो ये है कि पता तो होना चाहिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में से होगा, यानी
ट्रैक करता है ये कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर ईच ऑर्डर, जॉब, डिपार्टमेंट और प्रोसेस। हर एक चीज के लिए वो लेबर का कॉस्ट ट्रैक करेगा। उसके बाद डेली टाइम रिपोर्ट जो है वो हमें देगा कि आवर्स कितने वर्क हुए, यानी कितने घंटे काम हुआ दिन का, और वेजेस कितने पे हुए। इससे क्या करेगा, मैनेजमेंट को समझेगा कि कितने घंटे काम हुआ, कितना आउटपुट बना, और उसको कितना पेमेंट लेबर को हुआ है। इसकी मदद से क्या होगा कि हमारा लेबर आलसी है या फिर एफिशिएंट है, ये समझेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये भी समझेगी कि अगर वो इनएफिशिएंट है यानी काम नहीं करता ठीक, तो मैं क्या करूंगा, उसे दूसरा काम दूंगा। और क्या करूंगा कि राइट वर्कर आर असाइन टू अप्रोप्रिएट टास्क, सही वर्कर सही जगह। ठीक है, वो मैं देखूंगा। के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग का और एक फायदा क्या है कि कंपनी वाइड वेज इंसेंटिव प्लान हम कर सकते हैं। वेज इंसेंटिव प्लान यानी क्या कि लेबर अगर अच्छा काम करेगी, क्वालिटी अच्छी देगी, तो मैं क्या करूंगा, क्वालिटी अच्छी देगा तो मैं उसे इंसेंटिव दूंगा, बोनस दूंगा भाई, बोनस दूंगा ना। ठीक है, यानी काम अच्छा करेगा तो बोनस दूंगा। उसके बाद कम समय में यानी लेस आवर्स में काम करेगा तो मुझे खुशी होगी। लेस आवर्स फिर भी क्वालिटी वैसी की वैसी, तो मुझे खुशी होगी। या नहीं, मैं क्या करूंगा, चलो चलो मैं क्या करूंगा कि कम समय और वही क्वालिटी अगर देगा तो मैं खुश हो जाऊंगा और बोनस दूंगा। पर ये समझेगा कैसे मुझे कि उसने कम समय में काम किया है। सीधा मैं अगर पीएनएल में देखूं तो लेबर का कॉस्ट अगर मैं देखूं, तो अगर एक ही अमाउंट देखूंगा मैं पीएनएल में तो मुझे थोड़ी ना समझेगा। तो ये सेपरेट लेबर का आवर्स कितने लगे हैं उसे, कितना टाइम उसने काम करके कितना आउटपुट बनाया है, उस हिसाब से भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी ना। ये कॉस्ट अकाउंटिंग से हो पाता है। उसके बाद कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं ना जो कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मटेरियल का वेस्टेज जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, मटेरियल का वेस्ट कम हो के लिए हम अच्छे से ध्यान रखेंगे और लेबर को कहेंगे कि ठीक से काम करो। ठीक है, मटेरियल का वेस्टेज ना हो। पर कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो कंट्रोल नहीं किए, जैसे मशीनरी का आइडल टाइम। जैसे मशीनरी जो है, आप जैसे हम जैसे इंसान जो है वो थक जाते हैं, तो मशीनरी जो है ना वो भी गर्म हो जाती है, आपने देखा होगा। आपके घर में भी कोई मोटर होगा, गीजर होगा, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होंगे ना, ज्यादा यूज करेंगे गर्म हो जाता है देखिए, तो उसे भी रेस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे हम जैसे लोगों को रेस्ट की जरूरत होती है, तो वैसे उन्हें भी रेस्ट की जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट को ये समझना है कि कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन से हैं, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कौन से। ठीक है, ये कैसे समझेगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बाइफर्गेशन करते हैं। अब ये अगर समझा तो क्या होगा, तो कंट्रोलेबल कॉस्ट हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, यानी वो कॉस्ट ना लगे या फिर कम लगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिकॉशन लेंगे। बट जो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है वो तो लगने ही है। ठीक है, यानी लेबर को जो है 8 ही घंटे काम करना है, ज्यादा घंटे वो काम नहीं कर सकता। या फिर 8 घंटे में भी एक आवर जो है, 1 घंटा उसका लंच ब्रेक है, लंच करेगा लेबर, तो लंच तो चाहिए ही ना भाई। ये क्या है, ये तो थोड़ी लंच तो थोड़ी रोक सकते हैं हम। ये वो क्या है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट को कम करेंगे, बट अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए तो अनकंट्रोलेबल है ना। फोकस ऑन कंट्रोलिंग व्हाट कैन बी रिड्यूस। ठीक है, यानी जो कम कर सकते हैं उसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या होता है कि यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। यानी हम क्या कर सकते हैं कि भाई स्टैंडर्ड जो है, ये स्टैंडर्ड समझो 5 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए, ये स्टैंडर्ड। ठीक है, ये क्या है, स्टैंडर्ड। अब लगा कितना केजी, लगा है समझो 12 kg, ये क्या है, एक्चुअल। ठीक है, ये एक्चुअल लगा। अब ये मुझे समझा, क्यों समझा, तो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की ना, की मदद से तो समझा कि स्टैंडर्ड इतना लगना चाहिए, एक्चुअल 12 लग गया भाई, तो ज्यादा लग गया। तो मैं क्या करूंगा,
कि पिछले अगली बार मैं ट्राई करूंगा कि ये ना लगे, क्योंकि मैं देखूंगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ भाई, ये मैं देखूंगा। तो ये देखने के बाद अगली बार ऐसा ना हो, तो ये कैसे कर सकता हूँ मैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से ही कर सकता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड देखते हैं हम, इससे हम एफिशिएंसी देखते हैं। ठीक है, और क्या होगा कि कंपैरिजन किया, देखिए मैंने क्या किया, कंपैरिजन किया। जो स्टैंडर्ड है प्रीसेट स्टैंडर्ड, तो 5 किलो स्टैंडर्ड है, उसको कंपेयर किया मैंने एक्चुअल से। उसके बाद जो लॉसेस होते हैं ड्यू टू सीजनल कंडीशन, यानी कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो मशीनरी है ना वो आइडल हो जाती है, क्योंकि ज्यादा ही उसको यूज हो गया, तो वो क्या हुई, हमें कुछ कुछ घंटे, कुछ समय हमें उसे प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। तो ये क्या हुआ, लॉस हुआ। पर ये हर बार होता है क्या, नहीं, तो सीजनल है, यानी कभी कभार होता है। तो ये जो लॉस है ये मैं अकाउंट करता हूँ, आइडल मशीनरी की वजह से लॉस हुआ। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया मैंने, ये अकाउंटिंग में इरेगुलर लेबर या फिर मटेरियल वेस्ट, इनके कारण लेबर ने बहुत छुट्टियां मारी, जितनी मारनी चाहिए थी उससे भी ज्यादा छुट्टियां मार, या फिर मटेरियल का वेस्ट हो गया। तो इसकी वजह से जो होने वाला लॉस, तो मैं क्या करूंगा, अकाउंट करूंगा। और मैं क्या करूंगा फिर, रिड्यूस करने का ट्राई करूंगा ना। तो कैसे रिड्यूस करूंगा, क्योंकि मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है, और कॉस्ट वेरिएशन जो है आइडेंटिफाई करूंगा। कॉस्ट वेरिएशन किस में, बिल्कुल एंड इनएक्टिव पीरियड। ठीक है, यानी जब मैं 100% कैपेसिटी पे सब चीजें अच्छी चल रही थी, ये सीजनल लॉस वगैरह कुछ नहीं था। ठीक है, तब एकदम 100% काम अच्छा चल रहा था, तब कॉस्ट क्या लगी मेरी। और ये जब इनएक्टिव पीरियड, यानी ये जो सीजनल लॉस वाला पीरियड आया, मशीनरी आइडल हुई, तब मुझे कॉस्ट कितना लगा, ये मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है, अब ये कंपैरिजन करना कि मुझे कैसे पॉसिबल है, तो कॉस्ट अकाउंट की मदद से पॉसिबल। के बाद बजट बनाना, कि मुझे अगर समझा कॉस्ट मुझे कितनी लग रही है। ठीक है, पिछले क्वार्टर मुझे कॉस्ट कितनी लगी थी, पिछले क्वार्टर कॉस्ट कितनी लगी थी, ये मुझे समझा। तो मैं अगले क्वार्टर के लिए क्या करूंगा, बजट बनाऊंगा कि भाई इतनी कॉस्ट ही लगनी चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग करूंगा, कॉस्ट का डेटा कलेक्ट करूंगा, प्रिपरेशन ऑफ बजट के लिए वो क्या करता है, इनेबल द प्रिपरेशन ऑफ बजट फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर सेल के लिए, एक्सपेंस के लिए हम यूज करते हैं। जैसे देखिए कि कार मैन्युफैक्चरर को अगर समझा, उसने क्या किया, बजट बनाया नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। तो क्या होगा, डिटेल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू, वो बजट बनाएगा नेक्स्ट क्वार्टर में। इसमें वो डिटेल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कॉस्ट लिखेगा और सेल्स रेवेन्यू का वो फोरकास्ट करेगा। ठीक है, तो बजट बनाना भी क्या है, आसान है कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद। जनरल अकाउंटिंग जो है उसके लिए भी आसान है, लेकिन जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं और भी बेसिक बेसिक अकाउंटिंग जो करते हैं, उसके लिए भी कॉस्ट डेटा जो है एक इनपुट का काम करता है। ठीक है, ये इनपुट प्रोवाइड करता है। जैसे okay, cost accounting is reliable check on financial accounting by reconciling the costing, profit and loss with general financial accounting. नहीं, कॉस्टिंग का है अलग, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा समझो। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्रॉस चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं, किससे, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया उससे। ठीक है, कि बराबर बना है कि नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा हमें बताता है बेसिक चीजें, पर यूनिट चीजें, सारी डिटेल में चीजें। और वो डिटेल में चीजें हम कंपेयर करेंगे हमारे पूरे साल भर के या पूरे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये कंपैरिजन भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा भाई, आज हमने देखा कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशन थे। उस लिमिटेशन की वजह से ही क्या है कि दूसरा सब्जेक्ट आता है जो है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस आज आपने देखे, हम अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, लिमिटेशन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम अगले लेक्चर में।